Hello everybody, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूं सब खुश होगे, मजे में होगे और मेहनत कर रहे होगे। तो लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हमने अशोका एंड बिंदुसारा को पढ़ा दिया था। बिंदुसारा नॉट बिंबिसारा, कंफ्यूज मत होना। बिंबिसारा इज अ फादर ऑफ अजात शत्रु, मगध मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं हम। बिंबिसारा अजात शत्रु का है और बिंदुसारा अशोका के। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, कभी मगध और मौर्य में कंफ्यूज हो जाओ। बिंदुसारा और बिंबिसारा। बिंदुसारा इज द फादर ऑफ अशोका, बिंबिसारा इज द फादर ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु इज बिलोंग्स टू मगध एंड अशोका बिलोंग्स टू मौर्यन। याद रखना इस चीज का, ठीक है। कभी इस चीज में कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। बिंदुसारा बिंबिसारा में अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। अगर ऑप्शन आ जाते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे वनडे एग्जामिनेशन में कि फादर ऑफ अशोका, तो उसमें ऑप्शन हो जाते हैं बिंबिसारा बिंदुसारा, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बिंदुसारा कौन बिंबिसारा। कंफ्यूज मत होना, रख लेना ध्यान से, मकअप कर लेना चीजों को, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसमें मैंने अशोका और बिंदुसारा अच्छे से समझा दिया था आपको, मतलब मॉडर्न डायनेस्टी अच्छे से पढ़ा दी थी। अभी क्या है कि अशोका एंड बुद्धिज्म हमने अच्छे से कवर कर लिया था, ठीक है। अशोका का बुद्धिज्म से क्या लेना था, अभी हम उसके करेंगे। अपनी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है। कि कोई भी डाउट है तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और क्लियरिफिकेशन जो भी आपको है तो आपको हैंड टू हैंड कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलो फिर अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से कवर करते हैं और देख लेंगे आज कितना कर पाएंगे और कितना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी चलो देख लेते हैं, पेन पकड़ लेते हैं पहले हाथ में। अशोका एंड बुद्धिज्म हमने कर लिया था। अभी हम करेंगे एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर, अशोका साम्राज्य की सीमा, उसकी मतलब कहां कहां तक वो साम्राज्य में फैला होता, सीमा क्या थी उसकी, ठीक है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेंशन, देख रहे हो बदतमीजी एक सेकेंड, हमें आना है नीचे। Ashoka's inscription mentioned the southernmost kingdom, Cholas, Pandyas, Satyapratas and Kerala-putras। कहने का मतलब ये है अशोका सदर्न मोस्ट किंगडम्स तक, पांड्या सत्यव्रत इन सब तक फैली हुई है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली पार्ट नहीं है आपके मौर्यन एम्पायर के, ठीक है, एज बॉर्डर स्टेट। कहने का मतलब है कि यहां तक चेरा चोला पांड्यास है ना, ये जो है आपके चोला पांड्या सत्यपुत्रास एंड केरला पुत्रास, यहां तक बाउंड्री फैली हुई है। कहने का मतलब ये मौर्यन एम्पायर में नहीं आते हैं। देयरफॉर दीज स्टेट्स रिमेन आउटसाइड द मौर्यन एम्पायर। कहने का मतलब ये मौर्यन एम्पायर से बाहर है। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, राज तरंगिनी का इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखी गई है। कहने का मतलब यह है कि कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कश्मीर मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर, यहां तक कि नेपाल भी मौर्यन एम्पायर में आता था, ठीक हो गया। तो अब लाइन टू लाइन पढ़ ले, लाइन टू लाइन समझ रहे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वॉज ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। कहने का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, ठीक है। डेमोक्रेटिक निर्धारित, ठीक है, वो पहले ही वहां पर निर्धारित कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही, ठीक है। ये सब तो बाद में है, अशोका बिंदुसारा तो बाद में है, पहले निर्धारित कर दिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोका धम्म। अशोका धम्म क्या है एक्चुअल में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया है तो वो लो, और जिन्होंने लिया है तो वो समझ गए होंगे अशोका धम्म से किस चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अशोका धम्म बोले तो जीने का तरीका बताएंगे अभी आपको, क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। कि मतलब क्या क्या धम्म थे उनके, क्या क्या धम्म बोले तो एक तरीका, जीने का तरीका, जो अशोका जीते थे जिस तरीके से, और वो चाहते थे कि मेरा पूरा प्रशासन इस तरह से, मौर्यन एम्पायर लगभग लगभग इसी धम्म पे जिया है, ठीक है। तो वो चीज हम पढ़ते हैं, अशोका धम्म, धम्म से ध्यान रखना, जीने का तरीका भी यहाँ पे लिखा भी है। Although Ashoka embraced Buddhism, अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया and took efforts to spread Buddhism, और बुद्धिज्म को फैलाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स अपने डाले, ठीक है। His policy of Dhamma was a still broad concept, जो उनके धम्म की जो पॉलिसी वो अभी तक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी अशोका धम्म है क्या, अशोका धम्म एक्चुअल में है क्या। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, कहने का मतलब यह है जीवन जीने का तरीका है एक, ठीक है। कि इस बेसिकली ये कुछ पॉलिसीज है, कुछ रूल्स हैं कि अगर आप इस तरीके से जियोगे तो वो अशोका धम्म कहलाया जाएगा। मतलब कि ये तरीका है हमारे जीने का, वो धम्म बताया गया है, ठीक है। अ कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो आचार संहिता बोलते हैं, ठीक है। एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कहने का मतलब ये जो आपके वो हैं, इसमें लिखा भी है, मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं मैंने, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कि आपके कुछ वो हैं
समूह है, मतलब समूह बने हुए हैं किस चीज के, सेट बोले तो प्रिंसिपल, जो आपके सिद्धांत है, कहने का मतलब ये सिद्धांतों का समूह, सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का समूह लिखा है। आप देखो इंग्लिश से आप नहीं बच सकते हो, इंग्लिश तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का समूह, टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय पीपल एट लार्ज, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा ये चीज अपनाई गई, यानी अशोका धर्म अपनाया गया और अपने जीवन के तरीके को उन्होंने बदला, बहुत ही लार्ज स्केल पर, बहुत ही लार्ज पैमाने पर, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा वाज वेरी क्लियर स्टेटेड इन एडिक्ट्स, जो शिलालेख हैं उसमें अच्छे से इंस्क्रिप्शन, ये मतलब इसके जो पॉलिसीज हैं वो लिखी हुई हैं। द मेन फीचर ऑफ अशोका धम्म इज मेंशन्ड इन द एज फॉलोज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो 7 धम्म यहाँ पर मेंशन है, धीरे धीरे करके अब हम ये सातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। सर्विस टू फादर एंड मदर, सर्विस टू, पहला धर्म इनका क्या, सर्विस टू फादर एंड मदर, कहने का मतलब है माता पिता की पूजा, मतलब माता पिता को आप सम्मान करो, उनकी सेवा करो, सर्विस सेवा ऑफ फादर एंड मदर, माता पिता की सेवा करो, ठीक है, जो कि आज भी आपको करनी चाहिए, बहुत ही पुण्य की बात है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, अहिंसा बिल्कुल हिंसा नहीं करना है हमको, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना है, हालांकि अशोक ने किया था, बट उसके बाद की जब उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, ये निकल के आए हैं, समझो बात को, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। अहिंसा को अपना लो, कोई हिंसा वगैरह हमको नहीं करनी है। लव ऑफ ट्रुथ, प्यार बांटना है, प्यार बांटना है, प्यार लेना है, ठीक है। रेफरेंस टू टीचर एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, जो आपके गुरुजन हैं उनको सम्मान करो, जो कि हमें आज भी करना चाहिए, टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर टीचर को आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके जीवन में टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तो उनको आपको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे अच्छा व्यवहार करो, ठीक है, ये इनका पहली पॉलिसी, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, पशु बलिदान, मतलब पशु की जो बलि चढ़ाते थे ना, वो यहां पर एकदम प्रतिबंध लग गया उस पर कि अब हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। फेस्टिव गैदरिंग, बोले फेस्टिवल्स वगैरह, त्योहार वगैरह होते, त्योहारों का वो वहां पे बंद हो गया, प्रतिबंध लग गया, ठीक है। अवॉइडिंग एक्सपेंसिव मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल, जो महंगे और मीनिंगलेस, कहने का मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, उस तरह के जो रीति रिवाज थे वो भी वहां पर बंद कर दिए गए, सेकेंड हो गया, ठीक है। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कॉन्टेक्ट विद पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धर्म यात्रा, कहने का मतलब ये, यहाँ पे अशोका के पॉलिसी में ये था कि ये लोग ना धर्म यात्रा निकालते थे। धर्म यात्रा क्या होती है, ये लोग एक ग्रुप चलता था, ग्रुप चल के आगे जाता था, और सभी लोग ये लोग ना भ्रमण करते थे। भ्रमण क्या होता है, भ्रमण क्या होता है कि जगह जगह विजिट करते थे, घूमते थे, ठीक है, घूमते थे और इस चीज का प्रचार करते थे, जागरूक हो, सारी चीजों को समझें और हमारे साथ इस चीज में साथ दें, तो धर्म यात्रा निकालते थे, ठीक है। ह्यूमन ट्रीटमेंट बाय ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर एंड प्रिजनर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो किंग है, कहने का मतलब यह है जो राजगद्दी जिसके पास है, किंग है, वो जो प्रिजनर्स है, प्रिजनर्स कैदी होते हैं, सर्वेंट्स जो नौकर चाकर होते हैं, उनको भी प्रॉपर सम्मान दे। ये नहीं कि कोई नौकर है तो उसको उस दृष्टि से देखा जाए कि तू तुच्छ है, तो हमारी सेवा ही करेगा, नहीं, वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यही कहा है कि वो चीज हमको ओवरकम करनी है, हमको अपने प्रॉपर तरीके से उनको सम्मान करना है। तो कैदियों को और नौकरों को भी वो सम्मान करते थे, जो मास्टर्स होता था, मास्टर बोले तो किंग की बात हो रही है यहाँ पे, जो वहां पे राजगद्दी पे बैठता था, ठीक है, जो राजा होता था। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड कर्टेसी रिलेशन एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, पशुओं को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाने लगी, पशुओं को पूजने लग गए वहां पे, कि पशुओं की पूजा की जानी चाहिए, गौ माता, ठीक है, गायों की पूजा की जानी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे मतलब उनपे कोई भी अत्याचार वगैरह वो लोग नहीं करते थे, बिल्कुल प्रतिबंध लगाते थे कि कोई एनिमल्स पर, पशुओं पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा। और इसी के साथ जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी दी गई कि भाई आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हो हमसे, तो ब्राह्मण्स को अलग लेवल की इज्जत ये लोग देने लगे। इनकी पॉलिसी धम्म था इनका, ठीक है। टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स से जितने भी धार्मिक परंपराएं थी, उन सबका सम्मान ये लोग करते थे। हर एक का जैसे अलग कल्चर है कि मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, तो वो सब चीजों की रिस्पेक्ट करते थे और सब चीजों को टॉलरेट करके चलते थे। कंक्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ थ्रू वॉर, कंक्वेस्ट विजय थ्रू धम्म, धम्म के लिए जीतो, मतलब धम्म के लिए जीतो नहीं, धम्म लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है धम्म से जीतो। एक तो होता है विजय प्राप्त करना, कंक्वेस्ट विजय प्राप्त करना, तो उन्होंने कहा कि धम्म से विजय प्राप्त करो, ना कि लड़ाई झगड़े से। इस वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सातों ये यहाँ पे मेंशन है,
तो ये धम्म थे अशोका के, जिनकी वजह से मतलब जो वहां वो लोग फॉलो करते थे और चाहते थे कि सभी लोग फॉलो करें, तो ये उनकी पॉलिसी थी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड अदर सिमिलर आइडियाज ऑफ अशोका धम्म आर आइडेंटिकल विद द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अब सुनो, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये पॉलिसीज है, जो ये धम्म है, कहने का मतलब इस वाली लाइन का मतलब ये है कि यहां पर ये कहा गया कि ये जो धम्म है ये बुद्ध टीचिंग जो थी, जो बुद्धा टेक्निक्स थी, बुद्ध जैसे मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म में पढ़ाया था, जो भी उनकी कॉन्सेप्ट था, जीने का तरीका था, वो मैच कर रहा है यहाँ पर अशोका धम्म से, वो मैच कर रहा है। लेकिन ये कहा गया मैच कर रहा है, आइडेंटिकल है, मैच कर रहा है, बट he did not equate धम्म with बुद्धिस्ट टीचिंग। बुद्धिस्ट टीचिंग के समान नहीं माना गया है। ठीक है, कि बुद्धिस्ट टीचिंग और ये बराबर है, ये नहीं माना गया है। ठीक है, बुद्धिज्म रिमेन्स हिज पर्सनल बिलीफ, हिज धम्म सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल कोड ऑफ कंडक्ट। कहने का मतलब बुद्धिस्ट की अपनी पर्सनल बिलीफ थी, पर्सनल विश्वास था, और यहां पर इसके अपने संहिता, आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट है, और आचार संहिता अपनी अलग इन्होंने बनाई हुई है, अलग ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि कहीं से कहीं कॉपी नहीं किया गया कि भाई बुद्धिज्म, हालांकि बुद्धिज्म अपना लिया था लेकिन कॉपी कुछ नहीं किया गया, इन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई। तो ये समझ में आ गया होगा। अशोका विज दैट हिज धम्म थ्रू ऑल सोशल लेवल, जितने भी सामाजिक लेवल पर, कहने का मतलब है सामाजिक स्तर पर, अशोका ये चाहते थे कि सामाजिक स्तर पर मेरे धम्म का प्रचार हो और लोग बार मेरे से जुड़े। ठीक है, तो आपको ये एक्सटेंट ऑफ अशोका एम्पायर और अशोका धम्म दो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टिमेट ऑफ अशोका की, अशोका का अनुमान। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, अशोका द ग्रेट, कहने का मतलब है कि बहुत ग्रेटेस्ट किंग था, सरपासिंग अलेक्जेंडर। याद है कि अलेक्जेंडर जो आया था ना, सिकंदर, उसने जो ट्रेड वगैरह किया था और उसने अपना एक बंदा, एक मोरा छोड़ा था जिसने चंद्रगुप्त के साथ ट्रेड किया था। मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं आपके रिवीजन कैसा चल रहा है। कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताओ, जिसने अलेक्जेंडर ने अपना एक बंदा छोड़ा था उसके साम्राज्य को देखने के लिए, जिसने आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ट्रेडिंग की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले उसको पीटा था, फिर दोस्त बन गए थे, कुछ तोहफे वोफे दिए गए थे। उसका नाम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, अदर रेनोन्ड एम्परर्स ऑफ द एच.जी. वेल्स नामक एक व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने एक बात कही है, amidst the tens and thousands of name of monarchs that crowd the column of history, the name of Ashoka shines and shines almost alone a star। अब ये क्या लाइन है समझ में नहीं आएगी। जो इंग्लिश समझ रहे हैं थोड़ी बहुत, जो इनको आती है इंग्लिश, वो समझ रहे होंगे, बट जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। कोई नहीं, हम किस लिए बैठे हैं, समझाने के लिए बैठे हैं, मैं समझाता हूं। ठीक है, है एच.जी. वेल्स। ठीक है, उन्होंने एक बात कही है, क्या बात कही है कि हजारों, इतिहास के हजारों लोगों में, इतिहास में जितने भी लोग हैं उनमें हजारों लोगों में अशोका का नाम इतिहास में चमक रहा है। कहने का मतलब यह है कि अकेला अशोक का नाम ऐसा है, मतलब अशोक का नाम ऐसा है जो चमक रहा है सितारे की तरह। लिखा है ना, शाइन्स एंड शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन, अकेले चमक रहा है, लाइक अ स्टार, एक सितारे की तरह। ठीक है, ये बात किन्होंने कही है, एच.जी. वेल्स ने। अशोका वॉज ट्रू टू हिज आइडियल्स, अशोका अपने आदर्शों के सच्चे थे, जो उनके वो सच्चे थे, अपने आप से बेईमानी वो नहीं करते थे। ठीक है, he was not a dreamer but a man of practical genius। कहने का मतलब ये है वो स्वप्नवादी नहीं थे कि भाई सपना ही सपना देख रहे हैं किसी चीज को, जैसे हमने सपना देखा है कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है तो हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे देखने हैं, लेकिन उस लेवल का काम वो नहीं कर रहे हैं। सपने देखना गलत नहीं है, सपने आप देखो, खुली आंखों से सपने देख रहे हो आप, ठीक है, वो चीज गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रति मेहनत भी करनी चाहिए। जो आप सपने देख रहे हो उसके प्रति मेहनत भी करो, तब जाके वो आपका सफल माना जाएगा। वरना ऐसे सपने तो बहुत देख रहे हैं कि मैं भी आईएएस बन जाऊं, कोई चाहता है? बना हर एक बंदा, अगर उसको ऐसा कह देंगे चल भाई यहाँ से तेरे को आईएएस बनाएंगे, मना कोई नहीं करेगा, मना कोई नहीं करेगा, तेरे को आईएएस बना देंगे। लेकिन नहीं, जो चाहता है सपना, जिसने देखा कि मेरे को आईएएस बनना और जो उसके पीछे मेहनत कर रहा है वही बनेगा। जैसे आपने देखा है सपना, आप मेहनत कर रहे हो, हमने देखा है कि आप लोग, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बनो, तो इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप भी मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज अलग है। तो यहां पर अशोका का भी यही सीन था
कि वो स्वप्नवादी नहीं थे, ज्यादा स्वप्न देखते थे लेकिन उसके प्रति मेहनत भी करते थे, वो प्रैक्टिकल जीनियस भी थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। His धम्म is so universal that it appeals to humanity even today. उनका धम्म जो है वो कहने का मतलब है एक अलग ही प्रकार का है, जो आज भी अगर कोई सुनेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आपको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा कि यार क्या गजब की जिंदगी जीते थे, वही चीज है हमने पढ़ी तो हमको भी अट्रैक्ट करा। तो कहने का मतलब ये इनके धम्म जो थे वो यूनिक थे, यूनिवर्सल थे, जो लोगों को आज भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, he was an example in history administration and also following the non-aggression even after history war. His central idea was to promote the welfare of the unity. कहने का मतलब यही है उनके धम्म आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं, और उनका जो आइडियल था उनका सिर्फ यही था कि समाज का विकास हो, चाहे फिर हम कोई भी पॉलिसी हो उससे समाज का विकास होना चाहिए, ये उनका आइडियल था, उनकी थिंकिंग थी ऐसी। ठीक है, ओके। तो एस्टिमेट अशोका के जो अनुमान थे वो मैंने आपको बता दिया। लेटर मौर्यस की बात कर लेते हैं कि बाद में मौर्य का क्या हुआ। अशोका's death in 232 BC was followed by the division of the Mauryan Empire in two parts. अशोका की मृत्यु के बाद मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय कुनाला। जो वेस्टर्न पार्ट था, पश्चिमी पार्ट को रूल करने वाला व्यक्ति कौन था? कुनाला। कुनाल कौन? कुनाला वैसे इंग्लिश में है, कुनाल नाम होगा उसका वैसे। कुनाल किसका बेटा? अशोक का। अशोक का बेटा आपके पश्चिमी पार्ट को रूल कर रहा है। ठीक है, एंड द ईस्टर्न जो पूर्वी पार्ट है उसको दशरथ नामक एक व्यक्ति, जो कि ग्रैंडसन है अशोक का। ठीक है, ध्यान रखना, दशरथ अशोक का ग्रैंडसन है जो ईस्टर्न पार्ट को रूल कर रहा है, और कुनाल वेस्टर्न पार्ट को। समझ में आ गया होगा। ड्यू टू द बैक्ट्रियन इन्वेशन हो गए थे फिर बाद में, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर कोलैप्स। द वेस्टर्न पार्ट कहने का मतलब जो पश्चिमी पार्ट था वो टूट गया। ठीक है, बैक्ट्रियन अशोका थे भाई, बिंदुसारा। अब अशोका और बिंदुसारा ने तो अपना मस्त वो करा दिया, ठीक है, तलवारबाजी चला के कैप्चर कर लिया था सारा चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, बट लेकिन नहीं, धीरे धीरे एम्पायर वीक पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा इनको साम्राज्य रखा मिल गया, तो इनसे झुल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात। ठीक है, द ईस्टर्न पास वाज इंटैक्ट अंडर संप्राति सक्सेस ऑफ दशरथ। दशरथ के बेटे संप्राति के द्वारा ये और ज्यादा फैलाया गया, कहने का मतलब, लेकिन आगे जाके ये भी बिखरना शुरू हो गया। द लास्ट मौर्यन किंग वाज बृहत्रथा। लास्ट मौर्यन किंग कौन थे? बृहत्रथा, ध्यान रखना। ठीक है, हु वाज असैसिनेटेड बाय सुमित्र शुंगा। शुंगा डायनेस्टी जब आ गई थी तो उन्होंने उसको हटा दिया था, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाके संगमेश वगैरह में हम से पहले देख लेंगे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि उनका प्रशासन में पहली चीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार उनकी कैसी थी वो देखते हैं। द एक्सीलेंसी ऑफ द मौर्यंस हैड रिजल्टेड इन द ट्रियम्फ ऑफ मोनार्की इन इंडिया। ओके, अदर सिस्टम्स लाइक रिपब्लिक्स एंड ओलिगार्चीज। अब ये क्या चीज है भाई? रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र और ओलिगार्चीज बोले तो कुलीन तंत्र। ठीक है, that were prevalent in the pre-modern India had collapsed। कहने का मतलब ये है, इस लाइन से हम ये समझते हैं कि मॉर्यंस के आने पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई है। ये क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बताएंगे अभी आप। लेकिन उनका जो गणतंत्र और कुलीन तंत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से जो बनाया गया था, जिस तरह का गणतंत्र उनका बनाया गया था, वो ही आते आते कोलैप्स मतलब टूटना बिखरना शुरू हो गया। ठीक है, although Kautilya, the foremost political theorist, Kautilya, चाणक्य, ध्यान कर लो ना, the foremost political theorist of ancient India supported the monarchical form of government। monarchical form of government क्या होती है? कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया मिलके अपना एक किंग बनाएगा और वो ही उसको संभालेगा। कहने का मतलब ये कि एक राजा बनाया जाएगा, जैसे अपने इंडिया में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एक यहां पर भी यही चलता था कि एक राजा बनाया जाएगा, जैसे अशोका हो गए और आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चाणक्य ने राजा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, उनका प्रशासन बना फिर है ना। तो यहाँ पर भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होती है कि एक राजा बनाया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, कि हमारा किंग होगा आपसे और यही हमको चलाएगा। तो कौटिल्य, चाणक्य भी मतलब कहने का मतलब है इसी को सपोर्ट करते थे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, he did not stand for loyal obedience, he advocated the king should take the advice of his ministry in running the administration। कहने का मतलब है उनके प्रशासन में जितनी भी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री क्या कहने का मतलब जितनी भी उन्होंने डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे लैंड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी जो भी चीजें हैं, जो भी मिनिस्ट्री हैं, वो सारी डिवाइड हो रखी हैं।
कहने का मतलब ये है कि चाणक्य ने यह कहा है कि राजा कोई भी बन जाए, बट उसको अपनी मिनिस्ट्री से सलाह मशवरा करना चाहिए, ये चाणक्य ने कहा था, लिखा भी है। ही एडवोकेटेड दैट द किंग शुड टेक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देयरफॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्री परिषद, जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, ठीक है, उन सब की काउंसिल्स को एक नाम दे दिया गया, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन सी काउंसिल्स आती हैं? इट कंसिस्टेड ऑफ पुरोहिता, पुरोहिता आते हैं इसमें, महामंत्री आते हैं, सेनापति आते हैं और युवराज आते हैं। ठीक है, ये चार चीजें आती हैं जिनको महामंत्री परिषद एक नाम दे दिया गया कि ये चार चीजें इसके अंदर है, महामंत्री परिषद के अंदर है। और उसमें जो वो है, मतलब मिनिस्ट्रीज कौन सी है? पुरोहिता, महामंत्री, सेनापति और युवराज, ये सब बैठते थे और था कि राजा को इन सबसे सलाह मशवरे लेके काम करना चाहिए। राजा बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करेगा, खुद की मनमानी करेगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, तो देयर वर सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अमात्यास। हाँ, इनकी बात है भाई, ये तो हमसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देयर वर कुछ वहां पे समाज सेवक भी थे जिनको अमात्यास बोला जाता था, जो दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन था वो देखते थे। ठीक है, दिन प्रतिदिन जो प्रशासन था वो देखते थे, उनको बोला जाता था अमात्यास। कहने का मतलब है वो वहां के आईएएस ऑफिसर थे, जो कि यहाँ पे बात लिखी हुई है। These officers were similar to the IAS officers of independent India. अपने इंडिया के आईएएस ऑफिसर उस टाइम के अमात्यास कहलाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप नहीं बोलोगे अमात्यास आईएएस ऑफिसर, आज के आईएएस ऑफिसर, आज हम अमात्यास बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको अमात्यास बनना है अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का हमको अमात्यास बनना है, आईएएस बनना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस टाइम पे भैया यार, अभी तो चलो हमारा पेपर होता है सीएससी का, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता होगा, क्या होता होगा हमें तो पता नहीं भाई। आपको वैसे किसी को पता हो तो बता देना यार, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को उस टाइम पे पेपर कैसे होते होंगे, कैसे लोग अमात्यास बनते होंगे, बट आज पता है बहुत टफ हो रहा है अमात्यास बनना, है ना। कोई नहीं, हमसे बढ़ के थोड़ी ना। द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अमात्यास वर इलैबोरेटली गिवन बाय कौटिल्य। ये वाला जो प्रोसेस है ना अमात्यास वाला कि आईएएस ऑफिसर बना उस टाइम पे, ये दिया भी किन्होंने? चाणक्य ने। उन्हीं का दिमाग काम करता है ना। ठीक है, अशोका अपॉइंटेड धम्म महामंत्र टू सुपरवाइज द स्प्रेड ऑफ धम्म। Thus the Mauryan state had a well organized civil service। कहने का मतलब यह मौर्यन साम्राज्य के पास एक बहुत ही संगठित समाज सेवा थी। कहने का मतलब है समाज सर्विस उनकी बहुत ही संगठित थी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार समझ में आ गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं, राजस्व विभाग। समर्था द चीफ ऑफ द रेवेन्यू, राजस्व विभाग का जो चीफ था, जो मेजर मुख्य आदमी था, वो कौन था? समर्था was in charge of the collection of all revenue। जितने भी टैक्स वगैरह थे वो कलेक्ट करने का काम इसका होता था। ठीक है, अब ये टैक्स आते कहाँ आते थे? लैंड से आते थे, इरिगेशन सिंचाई विभाग से आते थे, कस्टम शॉप टैक्स से आते थे, जो सामान वगैरह पड़ते उस पर टैक्स लगा देते थे ये लोग। फिर से आते थे वनों से आते थे, जो माइंस होती है ना जहाँ पे खुदाई वगैरह होती है, वहां से आते थे। तो ये चीजें हैं, यहाँ से करते थे। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स्ड एट, जो आपका वो है भू राजस्व जो है वो कहां से आता था? कहने का मतलब उसका एक पैटर्न फिक्स कर रखा था कि जितना आप मतलब जितना आपका प्रोड्यूस करोगे उसका 1/6 आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। ये इनका प्रोसेस था। ठीक है, द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट लेटेड टू द किंग, पुअर रिलीफ्स, लीजन एक्सेट्रा। कहने का मतलब वही है, ये जगह जगह हर एक डिपार्टमेंट से इन्होंने एक प्रोसेस बना रखा, इन्होंने एक फिक्स रेट बना रखे थे कि आप इतना टैक्स सबको दोगे, तो टैक्स सिस्टम वहां पर था। ये बात भी ध्यान रखना। उसका चीफ को इतना ज्यादा डीप नहीं पूछते कि भाई टैक्स कितना आता था, क्या आया क्या नहीं आया, किन के डिपार्टमेंट से आया, लेकिन थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट बस ये है कि टैक्स सिस्टम वहां पे था और समर्था कहलाया जाता था, जो चीफ होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आर्मी की बात करते हैं। द मॉडर्न आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। कहने का मतलब है जो मॉडर्न आर्मी थी, मॉडर्न सेना थी, वो बहुत ही संगठित सेना थी और उसका किसके कंट्रोल में रहती थी? अंडर कंट्रोल ऑफ सेनापति। उनका एक सेनापति होता था। ठीक है, आप समझ लो किस खतरनाक लेवल का होगा वो। द सैलरी वॉज पेड इन कैश, नगद सैलरी देते थे। कि बेटा अकाउंट का कोई चक्कर ही नहीं, अकाउंट में नहीं भेजेंगे, हम नगद पैसा देंगे। हालांकि उस टाइम पे अकाउंट होते भी होंगे, फोन पे पेटीएम थोड़ा चलाता होगा उस टाइम पे कोई, तो वहां पर भी जो कैश, कहने का मतलब वो है कैश दिया जाता था, सैलरी वेतन उनका नगद दिया जाता था। Totally refers to the salaries of different rank of military officers। कहने का मतलब ये कि उनके मिलिट्री में भी ऑफिसर्स वगैरह होते थे, तो हर एक ऑफिसर्स की ऐसा नहीं है कि सब बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, जिसका जितना काम उस हिसाब से उसकी सैलरी दी जाती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑथर प्लिनी, एक ग्रीक ऑथर है प्लिनी, उन्होंने क्या कहा? द मॉडर्न आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री।
मौर्यन सेना के पास 6 लाख इन्फेंट्री पैदल सेना, 6 लाख तो उनके पास पैदल सेना है, 30,000 कैवलरी घुड़सवार 30,000 उनके पास घुड़सवार हैं, 9,000 हाथी हैं और 8,000 चैरियट्स। बोले तो जल्दी बताओ चैरियट्स क्या है? रथ वाले, ध्यान रखना इस बात का, चैरियट्स रथ वाले। एक्चुअल में चैरियट्स और चोरास में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या बताया मैंने? 6 लाख इन्फेंट्री पैदल सेना, 30,000 कैवलरी घुड़सवार, 9,000 हाथी कह रहा हूं, हाथी, 8,000 रथ वाले, रथ सेना जो थी, ठीक है, ये उनके पास थे। कहने का मतलब यह है कि 4 ये, एक विंग इन्फेंट्री, दूसरा विंग्स कैवलरी, तीसरा विंग हाथी, चौथा विंग चैरियट्स, ठीक है। इन एडिशन टू दीज 4 विंग्स, इसके बाद इन 4 विंग्स के अलावा भी उनके पास नौसेना थी, देयर वर द नेवी एंड ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स भी उनके पास थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स भी उनके पास थे। ईच विंग्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अध्यक्ष, हर एक विंग का अध्यक्ष बना दिया जाता था। हर एक कहने का मतलब यह है कि जो इन्फेंट्री कंट्रोल करेगा उसका एक अध्यक्ष है, कैवलरी जो कंट्रोल करेगा उसका एक अध्यक्ष है, हाथियों का जो राजा होगा वो एक अध्यक्ष होगा। तो इस तरह से अध्यक्ष यहां पर बना दिए गए थे। मेगास्थनीज मेंशन 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच टू कंट्रोल विंग्स ऑफ द मिलिट्री। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? कमेंट करके बताओ, आपका होमवर्क है ये, कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था ये तो मैंने आपको पता ही है भैया, दहेज में दे दिया गया था कि जाओ ले जाओ मेगास्थनीज, ठीक है। उसने कौन सी बुक लिखी थी कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, आप लोग मेरे को बताओ, ठीक है। और किसी को जो नया है वो बेसिकली अगर आप शुरू से लेक्चर लोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, आप समझ रहे होगे बात को, बीच में से आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेगास्थनीज मेंशन 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच टू कंट्रोल, हर एक विंग को कंट्रोल करने के लिए 5-5 सदस्यों के 6 बोर्ड बनाए गए, ठीक है, हर एक विंग को कंट्रोल करने के लिए मेंशन था, मेगास्थनीज ने किया था। तो यहां पर हमने आर्मी देख ली है। अभी हमारा बचा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जुडिशियल, पिलर, सेंसेस, जनगणना देखेंगे और स्तूपास। तो थोड़ा आज समय की कमी है तो इसलिए हमको लेक्चर यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, बट इतने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और उसके बाद अपना स्टार्ट होगा पोस्ट मौर्यन इंडिया। अब आगे की बात हो जाएगी जब मौर्यन एम्पायर जब मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, वो चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद संगम एज के बाद आपका गुप्ता पीरियड के बाद हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ओके गाइज, तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आपको पता ही है, वीडियो लाइक करनी है और कमेंट करके जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है। और पढ़ते रहो, खुश रहो, मौज करो, ऐश करो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है, सारी लिंक्स आपको वहां मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे लेटेस्ट पोस्ट हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक जरूर करना। तो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।